वेलकम टू हेल्थ टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन म्यूलब्रेड। ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेटिस का मानना था कि फूड इज़ मेडिसिन, यानी ग़िज़ा दवा है। अगर आप अच्छी ग़िज़ा लेंगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे, और अगर आप बुरी ग़िज़ा लेंगे तो उन्हीं बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है, इसी को जानने के लिए हमने ये शो तरतीब दिया है। कोशिश रहेगी कि हम अपने शो में मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को दावत दें और उन सवालात के जवाबात मालूम करें जिनको अक्सर आप गूगल पर सर्च करते हैं और बड़े ही ख़तरनाक, डरा देने वाले जवाबात पाते हैं। तो जनाब, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डायबिटीज़ और डाइट के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डायबिटीज़ ग़िज़ा के ज़रिए ख़त्म की जा सकती है, क्या वाकई ग़िज़ा दवा बन सकती है। आज के शो में जिन गेस्ट को हमने दावत दी है उनका नाम है मिस गौरी जुनाकर। जी गौरी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वी आर हैप्पी टू हैव यू। गौरी जी का आपको मैं इंट्रोडक्शन देती चलूँ। शी इज़ ए रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस्ड डाइटिशियन। शी इज़ ऑल्सो अ सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर। उन्होंने आयुर्वेदा से मुतल्लिक एक बुक को ऑथर की है जिसका नाम है प्राइमर ऑन आयुर्वेदा, जो कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो अमेजोन पर अवेलेबल है। स्टेटिस्टिक्स की बात की जाए तो सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक 34.2 मिलियन अमेरिकन को डायबिटीज़ है, जिसमें 3 में से 1 अमेरिकन प्री डायबिटिक है, 10 में से 1 अमेरिकन डायबिटीज़ का शिकार है, और 5 में से 1 अमेरिकन को तो पता ही नहीं है कि उसे डायबिटीज़ का मर्ज़ लाहक है। नंबर्स काफ़ी हाई हैं और आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किया जा सकता है, क्या ग़िज़ा आपको डायबिटीज़ से दूर रखने में मदद कर सकती है। गौरी जी, ये बताइएगा कि डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? क्या बुरी ग़िज़ा ही को ब्लेम किया जा सकता है या फिर जेनेटिक्स का भी इसमें कोई रोल है? तो देखिए, एक तो जेनेटिक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, फिर डाइट एक फैक्टर है, उसके बाद एनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी अगर कोई ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो ये ऑल दीज कंबाइंड बिकम्स अ हाई रिस्क फैक्टर टुगेदर। सही। तो डायबिटीज़ को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शंस है। अक्सर हम सुनते हैं कि भाई आइसक्रीम खा लोगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा, अरे मिठाई खा ली तुमने तो मेरे तो डायबिटीज़ हो जाएगा। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है, कितना ग़िज़ा का रोल है? क्या देखा मैंने क्या देखा है मेरे एक्सपीरियंस में कि अब ये जो मिसकंसेप्ट है कि एक बार अगर आइसक्रीम खा लो या कुछ मिठाई खा लो उसमें से डायबिटीज़ नहीं होता। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है डायबिटीज़ में, अगर ओबेसिटी है, अगर फॉर एग्जांपल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लॉट ऑफ स्ट्रेस है, इन सब का कॉम्बिनेशन विल बी अ हायर रिस्क फैक्टर टुगेदर। सो इट्स अ बिग मिथ। तो इसका मतलब है कि आपकी जेनेटिक्स, आपका जो लाइफस्टाइल अगर बहुत ज़्यादा लो एक्टिविटी है, करेक्ट, और साथ में ग़िज़ा और खाना खुराक, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको जो है वो डायबिटीज़ से या बचा सकती हैं या आपको डायबिटीज़ उससे हो सकता है। एब्सोल्युटली सही सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो होल फूड्स ज़्यादा खाए जाते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें शुगर की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या ये कहना सेफ है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों को डायबिटीज़ नहीं होता या कम होता है? नहीं, एक्चुअली अभी मैं क्या देख रही हूँ, जो ट्रेंड्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, ऐसे मैं देख रही हूँ कि स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड थिंग्स, वहाँ वेस्टर्न डाइट का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स आ रहे हैं, अगेन सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत आ रही है, हर जगह मैकडॉनल्ड्स है, हर जगह KFC है। एग्जैक्टली। तो क्या करें, अब लोग घर में खाना कम पका रहे हैं, बाहर ज़्यादा खा रहे हैं, उसमें से भी रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो घर में पकाना ऑब्वियसली इट्स कॉमन सेंस के एब्सोल्युटली दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू। सही। तो टेबल टू फार्म जो है वो बड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए अगर साउथ एशियन कम्युनिटी की बात की जाए तो उस लिहाज से फार्म टू टेबल जो है वो बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है हमारे लिए। हम बड़े ही इसी माहौल में और इसी सेटअप में हुए हैं। एब्सोल्युटली। मुझे याद है कि हम जब मम्मी पापा के साथ जाते थे, हर रोज़ जाके सब्ज़ी मंडी में जाके ताज़ा सब्जियां लेके आते थे, उससे ही सब खाना पकाना सब ताज़ा होता था। तो अभी जो सबसे बिगेस्ट रिस्क फैक्टर मैं देख रही हूँ कि लोग घर में खाना कम पका रहे हैं, बाहर ज़्यादा खा रहे हैं, और बेसिकली ज़्यादा फ्राइड, ज़्यादा फास्ट फूड्स
आ रहे हैं खाने में। सही सही। क्या सिम्टम्स हैं, क्या मतलब अगर किसी एक फ़र्द को की लाइफस्टाइल में या आपको ओवरऑल कोई ऐसे चेंजेस अपने बॉडी में फ़ील हों कि जिससे आपको लगे, क्या सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के? कब आपको ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई अब मुझे जाकर डॉक्टर को चेक कराना चाहिए कि अब डायबिटीज़ हो सकता है? देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो डायग्नोसिस नहीं कर सकती हूँ, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, द बेस्ट थिंग पीपल कैन डू कि हर साल जो एनुअल फिजिकल्स रहता है उसमें से डॉक्टर उनको एक टेस्ट आती है, फास्टिंग ब्लड शुगर, दैट पीपल नीड टू इंक्लूड इन देयर एनुअल फिजिकल्स। तो जब जो कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से इस ईयर तक कुछ चेंजेस हैं उसमें, या कोई लिपिड प्रोफाइल में चेंजेस है, ये सब देखना ज़रूरी है। सही सही। अच्छा ये बताइएगा कि साउथ एशियन कम्युनिटी में एक चीज़ जो नॉर्मली हम देखते हैं अपने पेरेंट्स में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स में, कि डायबिटीज़ है, पता है डायबिटीज़ है, चेक भी कराया है, लेकिन दवा प्रॉपरली नहीं लेनी, ख्याल नहीं रखना, तो उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर आप उसको अनट्रीटेड रहने दें तो उसके क्या नुकसानात हैं? तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है, यानी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। किडनीज़ के ऊपर, अगर किडनीज़ के ऊपर एक बार इम्पैक्ट चालू हो गया तो इट्स डिफ़िकल्ट टू रिवर्स इट बैक बेसिकली। ओके, इसके बाद इम्पैक्ट हो सकता है आँखों के ऊपर, सो इट कैन बी रेटाइनोपैथी, देयर कैन बी इम्पैक्ट ऑन द नर्व्स, न्यूरोपैथी, फिर हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। सो बेसिकली ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। सो इट्स बेस्ट टू ट्रीट इट। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपने ये मेडिसिन लेनी है, सो द बेस्ट थिंग इज़ टू कीप टेकिंग योर मेडिसिन। अब द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ द शो, क्या ग़िज़ा दवा बन सकती है? क्या हम अच्छी डाइट से डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज़, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो डाइट से, फिर फिज़िकल एक्टिविटी से, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि वो बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ मेरे प्रैक्टिस में कि स्ट्रेस मैनेजमेंट इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर्स राइट नाउ। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कोई हमें टिप्स दीजिए, ट्रिक्स दीजिए, क्या क्या किया जाए? तो मैं बताती हूँ कि क्योंकि हमको स्ट्रेस हर रोज़ होता है, राइट, वी एक्सपीरियंस स्ट्रेस एवरी डे। तो हमेशा तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर स्ट्रेस ऑन अ डेली बेसिस। तो क्या कर सकते हैं, एक तो फिजिकल एक्टिविटी, यानी घर पे अगर आपके पास साइकिल हो तो you can do the cycling, या there are things like online walking जो है you can do it at home, there are yoga and things you can do it at home, meditation है, या reading a book है, listening to music। आजकल तो YouTube है, करेक्ट, YouTube में आपने जो है वो योगा की क्लास निकाली और मैट बिछाया और शुरू हो गए। एग्जैक्टली। सो जी जी, यानी क्योंकि हम लोग स्ट्रेस हर रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं, हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट हर रोज़ करना है। सही। सो इट हैज़ टू बी अ रूल ऑफ लाइफ कि आपको दिन में थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना है अपने लिए, अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, चाहे फिर वो आपकी कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो योगा हो जाए या फिर आप रीडिंग हो जाए, या कोई एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपकी अपनी होनी चाहिए, फैमिली से हटके, हर चीज़ से हटके, दुनिया से हटके, ताकि आपको जो है वो स्ट्रेस रिलीफ मिले। ज़बरदस्त। तो ये रूल तो हम ज़रूर फॉलो करेंगे। साथ ही आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सुपर फूड्स क्या हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से आप थोड़ा बहुत जो है वो अपना डायबिटीज़ का लेवल कम कर सकते हैं, अगर रिवर्स ना कर सकें तो? देखिए, कुछ आयुर्वेदिक स्पाइसेस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे हर रोज़ के खाने में भी होती है। हल्दी, टर्मरिक इज़ नंबर 1। सेकंड इज़ जिंजर, डेफिनेटली, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायबिटीज़ में इन्फ्लेमेशन भी हम लोग देखते हैं। तो टर्मरिक, जिंजर है, फिर आंवला जो हम लोग बोलते हैं, या जो ग्रीन कलर के होते हैं, आमलकी बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, वो बहुत अच्छा है। फिर नीम के पत्ते, या मेथी के पत्ते, या मेथी के दाने, ये जो हम लोग बोलते हैं जो घरेलू जो खाने में यूज़ करते हैं, ये हम हर रोज़ के इसमें यूज़ करें, या एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स इन अ वीक। या हम लोग करेला बोलते हैं, कि करेला भी यूज़ कर सकते हैं खाने में या सब्ज़ी में। जी जी जी। अच्छा जनाब, तो ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा हल्दी है,
जिंजर हो गई, तो एक एक करके आप बताइएगा कि हल्दी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि हल्दी हम डायरेक्ट खा तो नहीं सकते और खाने में अगर डालते हैं तो वो पक जाती है। तो क्या तरीका है कि हम उसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें? तो हल्दी जैसे यूज़ करनी है, जैसे आयुर्वेद में बताया है कि अगर हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन सा भी लेट्स से तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी झोंका या तड़का दे रहे हैं सब्ज़ी को, तो जब हम घी या कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तब उसमें हल्दी डालनी है। उससे क्या होता है कि हल्दी में जो उसके एसेंशियल ऑयल्स या उसका जो फाइटोकेमिकल है वो उसमें रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद जो भी सब्ज़ी हम पका रहे हैं हल्दी के साथ, उसमें थोड़ा सा काला ब्लैक पेपर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनके सिनर्जी से बेसिकली उनका एक्शन बढ़ता है टर्मरिक का। तो इस बात से ये पता चलता है कि एक पहली बात तो घी का जो तड़का है वो हमारी जो नानी दादी डालती थी वो अच्छा डालती थी, क्योंकि वो हेल्दी होता है। घी जो है वो एक बुरी चीज़ नहीं है। हमारे शुरू से हमें ये जो है ना वो प्रीनोशन मिलता है कि घी खाओगे तो मोटे हो जाओगे, तो घी इज़ नॉट बैड। तो घी के अंदर आपने जो है वो टर्मरिक को हल्दी डालनी है और काली मिर्च डालनी है, और उसके बाद आप जो भी सब्ज़ी है उस पर आप पका सकते हैं। सही ज़बरदस्त। तो अगली चीज़ आपने कही थी हमें अदरक, अदरक को कैसे यूज़ किया जाए? तो अदरक एक तो आप कोई सब्ज़ी में डाल सकते हैं, या उसको अगर आप टी बना रहे हैं, यानी अदरक की चाय बना रहे हैं, उसके साथ हम लोग ले सकते हैं। यानी हर रोज़ के खाने में थोड़ा सा अदरक होना चाहिए इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। दूसरी चीज़ हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद में अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर, उसको बढ़ाने के लिए, डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए अदरक बहुत अच्छा है। इससे ये भी कह सकते हैं कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है करेक्ट वो फास्ट हो जाता है अदरक से। तो अदरक की चाय पीनी चाहिए, किस वक्त पीनी चाहिए? तो अदरक अगर सुबह उठ के अगर आप टी बना रहे हैं, गर्म पानी में भी थोड़ा सा अदरक डाल के आप पी रहे हैं वो भी ठीक है, या दोपहर में आप चाय बना रहे हैं वो भी ठीक है, या आपने खाने के साथ यूज़ कर रहे हैं स्पाइस के हिसाब से वो भी ठीक है। सही। तो तकरीबन पूरे दिन में आप कभी भी अदरक ले सकते हैं। और अदरक की चाय अगर सोने से पहले पी जाए, डज इट हेल्प यू गेट इन अ calmer स्टेट, और नींद अच्छी आए, ऐसा कुछ है? एक्चुअली अदरक खाने के इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को एसिडिटी का इश्यू है उसमें उनको शायद एसिडिटी बढ़ सकती है रात में। सही। इसलिए जब आपको अदरक खाना है तो अगेन एज फार एज पॉसिबल एक तो चाय में यूज़ करें, या बेसिकली सब्ज़ी में, या अपने खाने में यूज़ करें, बट आई वुडंट रिकमेंड इट हैविंग एट नाइट। ओके, सो दिन के टाइम पे यूज़ करें, खाने में यूज़ करें। नाइट के टाइम अगर आप लेते हैं तो एसिडिटी होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो बात हमें बड़ी अच्छी पता चली। अब जो है वो हमारा वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे एक हेल्थ फन फैक्ट, बल्कि एक हेल्थ फन क्वेश्चन पूछेंगे। इंसान के हाथों की उंगलियों में से कौन सी ऐसी उंगली है जिसका नाखून सबसे तेज़ बढ़ता है? इस सवाल का जवाब आप सोचिए, इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे ब्रेक के बाद। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी, अब आप तमाम तर अद्वियात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। जी हां, अपने डॉक्टर को हमारी फार्मेसी का ईमेल दीजिए और हमारी तेज तरीन होम डिलीवरी के जरिए बर वक्त तमाम दवाएं हासिल करें। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स के लिए फ्री शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद है। आपकी सेहत की खिदमत में पेश ईमान फार्मेसी, 7309 5th एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फोन 718-748-5900। वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट नाशिन म्यूलब्रैड। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे डाइट और
डायबिटीज़ को लेकर। आपसे हमने एक फ़न हेल्थ क्वेश्चन पूछा था और वो ये था कि इंसान के हाथ की 5 उंगलियों में से कौन सी उंगली का नाखून सबसे तेज़ बढ़ता है, और उसका जवाब है ये मिडिल फिंगर। इसका जो नाखून है वो सबसे तेज़ बढ़ता है बाकी उंगलियों के मुकाबले में। तो जनाब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और मिस गौरी जुनाकर जो इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है उनसे कुछ और सवालात करते हैं। जी मिस गौरी, हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि अदरक और हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही आपने बताया था आंवला लेना चाहिए। तो आंवला इज़ नॉट अ वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट जो हम खाने में अगर देखें तो यूज़ नहीं होता हल्दी या अदरक की तरह। तो आंवला का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? तो हाँ, आंवला बेसिकली एक तो बहुत से लोग स्टीम करके उसका मुरब्बा बनाते हैं। या आयुर्वेदिक के जो च्यवनप्राश है उसमें आंवला रहता है, या बहुत बार आंवला ऐसे जस्ट स्टीम करके खा सकते हैं। तो डायरेक्ट खा सकते हैं, हाँ, मतलब स्टीम करके, जैसे आप कोई भी वेजिटेबल स्टीम हाँ, करते हैं, आप आंवला स्टीम करके खा सकते हैं। तो उसका टेस्ट कैसा होता है? मैंने कभी पर्सनली नहीं खाया तो मुझे नहीं पता। एक्चुअली जब आंवला रॉ होता है तो थोड़ा खट्टा रहता है, थोड़ा एस्ट्रिंजेंट रहता है टेस्ट। लेकिन जब स्टीम करते हैं तो वो थोड़ा सा मीठा लगता है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। इसलिए उसका मुरब्बा बहुत अच्छा लगता है, उसका पिकल अच्छा है, च्यवनप्राश अच्छा है खाने के लिए। सबसे अच्छी चीज़ जो आंवले में है वो है विटामिन सी। सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट सो आंवले में होती हैं। सही। तो किस टाइम पर खाना चाहिए, सुबह, शाम या रात तो में? अगर किसी को एसिडिटी हो तो उनको आंवला सुबह खाना चाहिए। ओके। या आप आंवले का मुरब्बा खा रहे हो तो आप खाने के साथ खा सकते हैं। ओके। इसके अलावा अगर पूरे दिन में आप आंवला खा सकते हैं। क्वांटिटी कितनी खानी चाहिए? कोई ख़ास क्वांटिटी है या आप 1-2 खा लिए तो वो ठीक है? ये हम बोलते हैं कि आयुर्वेद में हर रोज़, जैसे हम लोग एक कहावत है, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। राइट। जैसे आयुर्वेद हम बताते हैं कि हर रोज़ अगर आप एक आंवला खाएंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। ओके। तो एक आंवला पर डे आप खा सकते हैं एंड दैट शुड बी गुड फॉर यू। सही। अगली बात आपने की थी नीम की। Correct. तो नीम के पत्ते बहुत मुश्किल है इस्तेमाल करना क्योंकि समझ नहीं आता क्या करें, चाय बनाएं, कहवा बनाएं, या कैसे इस्तेमाल किया जाए नीम को, और नीम को इस्तेमाल करने का क्या पर्टिकुलरली फ़ायदा है? नीम बेसिकली जब इस्तेमाल करना है तो हम लोग एक तो नीम की चटनी बनाते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने पहली बार सुना है कि नीम की चटनी बना करके खा सकते हैं। यानी जब आप खाना खा रहे हो उस वक्त भी खा सकते हैं। तो नीम की चटनी कैसे बनाए? वैसे ही जैसे आप ग्रीन चटनी बनाते हैं, धनिये और तो बेसिकली जब नीम चटनी यानी हम जैसे ग्राइंड करते हैं एक साथ, तो नीम एक साथ ग्राइंड करके उसका पेस्ट बनाएं। अगर लग रहा है बहुत लोगों को बहुत ही कड़वा है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें। अच्छा, गुड़ थोड़ा सा टेस्ट भी आएगा। सही। तो उसका ऐसे हम लोग चटनी बना सकते हैं। या सुबह अगर आप उठ के या 1 या 2 पत्ते खा रहे हैं, आप वैसे भी खा सकते हैं नीम को। अच्छा जी। तो नीम मैंने सुना है नीम की तासीर गर्म होती है। अब ये कितना सही है, कितना ठीक है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए कि आपको फ़ायदा हो और नुकसान ना हो? तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पत्ते। 1 या 2 पत्ते। तो अगर आप चटनी खा रहे हैं तो आधी चमची या उससे भी कम यानी 1/4 टीस्पून बोल रहे हैं, वो ठीक है। क्योंकि थोड़ा नीम गर्म हो सकता है, इसलिए वो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। सही। तो किस टाइम पे खाना जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं तो सुबह खाएं। 1 या 2 पत्ते। नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले? नाश्ते के पहले खा सकते हैं। या अगर आप डायबिटीज़ के लिए खा रहे हैं तो आप खाने के साथ लीजिए, चटनी के साथ। या जैसे हम सैलड बनाते हैं तो सैलड में 1 या 2 पत्ते नीम के डाल दें। सही। और वो खा सकते हैं। सही। अच्छा जी, अगली जो इंग्रेडिएंट गौरी जी ने हमें बताया था वो था मेथी। अब मालूम करते हैं कि मेथी को हमें किस तरह यूज़ करना चाहिए कि उसका हमें मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो मेथी, एक तो अगर आप मेथी के दाने ले रहे हैं तो आप 1 कप पानी में 1 चम्मच मेथी के दाने भिगो कर रखें
और दूसरे दिन वो पानी फिल्टर करके वो पानी पी सकते हैं। अच्छा, तो दाने नहीं खाने, सिर्फ पानी पीना पानी है। पीना। ओके। अगर आपको दाने खाने हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो जो दाने हैं उसको स्प्राउट करते हैं। ओके। तो उसकी भी सब्जी बनाते हैं। हाँ। ओके। या आप मेथी के जो पत्ते हैं, जी जी जी, मेथी के पत्ते की सब्जी बना सकते हैं। सही। या मेथी के आप उसको आटे में भिगो के जैसे हम लोग ठेपला बोलते हैं, सही, वो बना सकते हैं। उस तरह से भी मेथी यूज़ कर सकते हैं, यानी सब्जी के फॉर्म में। सही। अच्छा जी, अगली जो इंग्रेडिएंट की हमने बात की थी वो था करेला। करेला जो है वो बहुत से लोगों को बहुत ही पसंद होता है और कड़वा करेला बहुत से लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे खाया जाए करेला कि हमें जो है उससे उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए अगेन करेला सबको सूट नहीं हो सकता है। ओके, दैट्स गुड टू नो। हाँ, क्योंकि अगेन यानी करेला या नीम, इनके ऊपर जो भी स्टडीज़ हैं इससे ब्लड शुगर्स कम आती हैं, देखा गया है। तो जो भी लोग डायबिटीज़ के मेडिसिन लेते हैं तो डायरेक्टली जब करेला खा रहे हैं या नीम खा रहे हैं, मेक श्योर कि आप क्वांटिटी इज़ नॉट टू मच, यानी अगर आप सब्जी खा रहे हैं तो दैट्स फाइन। सही। तो इसका ये मतलब है अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आप इन सारी चीज़ों को लिमिट में खाएं। हाँ। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ना करें, क्योंकि इससे भी आपका डायबिटीज़ लेवल कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल जो है वो इतना ज़्यादा कम हो जाए कि आप फंक्शन ना कर पाएँ। वक्त हुआ चाहता है एक और ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे फिर एक हेल्थ फन क्वेश्चन पूछेंगे, और वो ये है कि हमारी स्किन कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करती है। हमारी स्किन कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करती है, इसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। हम आपको आंसर बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी। ब्रुकलिन में आपके घर से करीब हमारी किसी भी फार्मेसी में तशरीफ लाएं, जहां अद्वियात के अलावा आला और मयारी क्वालिटी के स्किन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, हलाल विटामिन्स, छोटे बच्चों के खिलौने और वॉकिंग एड्स भी दस्तयाब हैं। हमारी तमाम फार्मेसीज में तमाम बड़े क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस काबिल कबूल हैं। अपनी सहूलत के मुताबिक आज ही तशरीफ लाएं। तेज फार्मेसी 834 कॉनी आइलैंड, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फोन नंबर 718-284-0100। नाज फार्मेसी 731 कॉनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फोन नंबर 718-284-4200। वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि हमारी स्किन कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करती है। उसका जवाब है विटामिन डी। विटामिन डी एक्चुअली विटामिन नहीं बल्कि हार्मोन है, और आप जब बाहर सनलाइट में जाते हैं तो आपकी स्किन वो विटामिन और हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो है विटामिन डी। तो जनाब, शो की तरफ फिर से चलते हैं और बात कर रहे थे हम डायबिटीज़ और डाइट की। गौरी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम पूछ रहे थे कौन से सुपर फूड्स हैं जो कि आपको डायबिटीज़ कम करने में या डायबिटीज़ मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। हमने जाने से पहले बात की थी करेले की, और कौन से फूड्स हैं और कौन से सुपर फूड्स हैं जो लेने चाहिए डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। तो हमने पहले बताया था टर्मरिक, हल्दी बताया था, अदरक बताया था, मेथी, आंवला, मेथी, फिर नीम बताया था जी। तो अगर ये चीज़ अगर हम लोग खाने में रखें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। सही। तो बस कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आप उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना लें, और डॉक्टर से अपने ज़रूर पूछिए, क्योंकि हमारा शो एक इंफॉर्मेटिव शो है, और ऑब्वियसली हम डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, लेकिन अपनी डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का बहुत बहुत ख्याल रखिए, और इसी तरह से जो है वो आप अपने डायबिटीज़ को मैनेज कर पाएंगे।
एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि जिन ख़वातीन को PCOS की बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की, क्या वो हाई रिस्क पर होती हैं डायबिटीज़ के? अगर होती हैं तो क्यों, और वो कैसे मैनेज करना चाहिए? तो जिन लेडीज़ को PCOS है उनमें हम लोग ज़्यादातर देखते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सही। और उनमें वेट का इशू भी रहता है। बिल्कुल। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वेट इशू है, ये दोनों बेसिकली डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। ओके। तो इसलिए PCOS में लेडीज़ को एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना चाहिए और वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। तो वेट मैनेजमेंट आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करती है? एब्सोल्युटली। और क्या उस टाइम पे मेडिसिन लेनी चाहिए? अगेन ये एक सवाल, आई मीन इट्स फॉर द डॉक्टर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है या उनका वज़न कितना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है PCOS में, उसके अनुसार बेसिकली दे कैन द डॉक्टर्स कैन गाइड देम। सो द फैक्ट इज़ कि अगर आपको PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की बीमारी है, तो इसका मतलब आप डायबिटीज़ के हाई रिस्क पर हैं और आपको डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। उसके आई एम श्योर डिफरेंट टेस्ट होंगे, और अगर हैं तो फिर मेडिसिन भी लें, साथ में अपनी ग़िज़ा, दवा और जो है वो अच्छी लाइफस्टाइल गुजारें, तो उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आज के हवाले से अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस का पेंडेमिक, एवरीबडी नोज़, आजकल जो है वो हम सब कोशिश में हैं कि पेंडेमिक को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो हम हमें CDC ने भी यही बताया है और हमें बाकी के हेल्थ प्रोफेशनल्स ने भी यही बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं उन लोगों को कोरोना वायरस लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो क्या डायबिटिक लोगों को भी उसी कैटेगरी में डाला जा सकता है कि ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है और आपको ज़्यादा चांसेस हैं कोरोना के? क्या कहेंगी आप? हाँ, तो स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनमें इम्यूनिटी का वी कॉल, हम लोग उनको बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, उनमें इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है। तो उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर तो वेरी इम्पॉर्टेंट कि उनके डाइट के ऊपर काम करना चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी यानी जो कर सकते हैं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, और उसके साथ अगर वो कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, अगेन मेकिंग श्योर कि ये सब बातें together have an effect on it. So it's all in one. आप किसी एक चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते। Absolutely. आपको अच्छा खाना भी खाना है, आपको मेडिसिन भी लेनी है, आपको अच्छा लाइफस्टाइल भी रखना और स्ट्रेस मैनेज करना है, जिसके बारे में हमने पहले काफ़ी बात की। तो जनाब, जाते जाते एक और सवाल हम आपसे पूछेंगे, और इस सवाल का जवाब उन व्यूवर्स के लिए, उन यंग व्यूवर्स के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि गौरी साहिबा कैसे जो है वो लाइसेंस डाइटिशियन बनी। तो आप बताइएगा कि अगर किसी को ये करियर अपनाना हो तो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मैंने यहाँ आके मास्टर्स किया न्यूट्रिशन में। उसके बाद जब मैं मास्टर्स कर रही थी, उसके साथ ही मैंने रजिस्टर्ड डाइटिशियन के जो कोर्सेज हैं उसके वो किए। उसके बाद रजिस्टर्ड डाइटिशियन का क्लिनिकल इंटर्नशिप रहता है, तो वो करना रहता है। कितना टाइम लगता है उसमें? मुझे लगा अराउंड 3.5 years। क्योंकि मैं मास्टर्स और इंटर्नशिप और सब एक साथ कर रही थी। और एक बार आपने क्लिनिकल इंटर्नशिप कर दिया, उसके बाद बेसिकली लाइसेंस एग्ज़ाम रहती है फ्रॉम CDR बेसिकली। वो अगर आप पास करें, इट्स अ बोर्ड सर्टिफिकेशन, and once basically you pass that exam, then you basically are eligible to become a registered dietitian। उसके बाद once you're a registered dietitian, उसके बाद आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट में आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गौरी जी से हम ये पूछना चाहेंगे कि इन्होंने जो ये किताब लिखी है, अ प्राइमर ऑन आयुर्वेदा, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो ये जो बुक है प्राइमर ऑन आयुर्वेदा, ये मेरे फ्रेंड जो है पुष्पा सौंदरराजन, वो मेरी बहुत अच्छी, शी इज़ अ वेरी गुड डाइटिशियन हरसेल्फ, और उन्होंने भी आयुर्वेद के ऊपर शी स्टडीड आयुर्वेदा, एंड वो और मैंने हम लोगों ने दोनों मिलकर ये जो बुक लिखी है स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए।
जो आयुर्वेद उनके प्रैक्टिस में यूज़ करना चाहते हैं। ओके इवन फॉर द पब्लिक इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन के बारे में। ओके आयुर्वेदिक स्पाइसेस जो हैं, बहुत रेसिपीज़ हैं उसके बारे में भी। तो जिनको आयुर्वेद के ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वंडरफुल बुक टू गेट होल्ड ऑफ। Nice. So that's good to know. It says a practical guide on personalized nutrition, primer on Ayurveda. Amazon पर ये बुक मौजूद है, आप इसे रीड कर सकते हैं। और ये बताते चलें कि जैसे गौरी जी ने कहा कि ये ना सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए है, ये किताब मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी है, तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू गौरी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है एंड होपफुली हमारे व्यूवर्स को जो है वो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। Thank you so much for this opportunity and I hope कि the viewers also gained some information. थैंक यू। तो जनाब, यहाँ होता है प्रोग्राम का इख्तिताम और उम्मीद करते हैं कि आपको आज जो भी हमने कंटेंट दिया उससे फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दिए हुए किसी टॉपिक पर डिस्कशन करें और उसी से रिलेटेड किसी गेस्ट या मेडिकल प्रोफेशनल को अपने प्रोग्राम में दावत दें, तो अपने आइडियाज़, अपने क्वेरीज और क्वेश्चंस जो हैं वो हमें आप भेजिए info@vosa.tv पर। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं और साथ ही ट्वीट भी कर सकते हैं। तो जनाब, इसी के साथ ही हम चाहते हैं इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। दिस इज़ नौशीन म्यूलब्रेड साइनिंग आउट फ्रॉम हेल्थ टॉक। अल्लाह हाफिज़।